एक, व्यापार संतुलन का अर्थ बताएं। उत्तर, एक समयावधि में किसी देश के समस्त दृश्य आयात मूल्यों तथा निर्यात मूल्यों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है, तब व्यापार संतुलन धनात्मक या देश के पक्ष में होता है, और इसके विपरीत दिशा में व्यापार संतुलन ऋणात्मक या देश के विपक्ष में होता है। 2. जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या संगठन का तात्पर्य जनसंख्या में लिंगानुपात, जन्म दर एवं मृत्यु दर, आयु संरचना, प्रत्याशित आयु, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि का लिंगानुपात 1000 अध्ययन करना। पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या किसी देश में एक वर्ष में 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले की संख्या से मृत्युदर और मरने वालों की संख्या से मृत्युदर ज्ञात की जाती है। किसी अधिवास में कृषिगत कार्यों में लगे लोगों की संख्या को ग्रामीण जनसंख्या और गैर कृषिगत कार्यों में लगे होने से नगरीय जनसंख्या ज्ञात की जाती है। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखो। उत्तर, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से है। क, व्यवहारवादी भूगोल। ख, निर्वाचन भूगोल। ग, संसाधन भूगोल। घ, कृषि भूगोल। अग, उद्योग भूगोल। च, पर्यटन भूगोल। छ, सांस्कृतिक भूगोल। तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। उत्तर, तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। उत्पादन का परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, धोबी, नाई, दुकानदार आदि की सेवाएं इनके सामान्य उदाहरण हैं। 5. स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। उत्तर, स्वेज नहर का निर्माण 1869 मिस्र के उत्तर में पोर्ट साइद एवं दक्षिण में पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागरीय और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नमी प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। यह नहर लगभग 160 की लंबी 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10-12 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग लिवरपूल एवं कोलंबो की दूरी को उपमहाशंतरीक मार्ग की तुलना में घटाता है। जल परिवहन के क्या लाभ है? उत्तर, जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि उसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जहाज चल सकते हैं। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी कम होती है। जल परिवहन को महासागरीय मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। इसके साथ साथ दूरी भी कम होती है। 7. वायु प्रदूषण के स्रोतों को बतावे। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, दुर्गंध और वाष्प जैसे संग्रह की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मानव, जंतुओं और संपत्ति के लिए कारक होता है।
ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के बंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त हुए वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा को नियुक्त करते हैं। 8. भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? उत्तर: भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार से है। क. अनियमित मानसून पर निर्भरता। ख. निम्न उत्पादन। ग. वित्तीय संसाधनों की कमी। घ. ऋणग्रस्तता। अग. भूमि सुधार की कमी। च. वे छोटे खेत तथा विखंडित जोत। च. वाणिज्यीकरण का अभाव। ज. व्यापक अल्प योजनगी। झ. कृषि योग्य भूमि का निर्मीकरण। 9. जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन है? उत्तर: किसी प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या ह्रास को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। इसके प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास नागरिकरण है। जनसंख्या वृद्धि को धनात्मक परिवर्तन और ह्रास को ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं। 10. ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती में अंतर बतावे। उत्तर: ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक ओर कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्माण करती है। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए उसमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जीवन का ढंग जटिल एवं तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के लिए विभिन्न रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगरवासियों को भी भोजन और कच्चे माल के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। 11. भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है? उत्तर: भारत में 1950 एवं 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपकरण आदि थे। 1970 दशक में हरित क्रांति की सफलता के बाद खाद्यान्नों की आयात रोक दिया गया। खाद्यान्नों की आयात की जगह उर्वरकों एवं पेट्रोलियम ने ले ली। मशीन एवं उपकरण, विशेष स्टील, खाद, तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। भारत के प्रमुख आयात वस्तुओं में मोती तथा उपरत्नों, स्वर्ण एवं चांदी, धातु में अयस्क अतः धातु छीलन, अलोह धातुएं तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि आते हैं। 12. आयु संरचना का महत्व लिखिए। उत्तर: आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को एक बड़ा अनुपात वृद्धि जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिससे स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश की जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है। 13. जन्म दर एवं मृत्यु दर में क्या अंतर है? उत्तर: जन्म दर एवं मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार से है। क.
जन्म दर, अवशोधित जन्म दर CBR को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ख. मृत्यु दर, अवशोधित मृत्यु दर को किसी विशेष क्षेत्र में किसी वर्ष के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। 14. भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। उत्तर भारत की अधिकांश जनसंख्या के लोगों का प्रमुख भोजन चावल है। यद्यपि यह एक अर्ध-उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं, जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेश में उपजाई जाती है। भारत विश्व का 21.2% से लगभग 22% तक चावल उत्पाद करता है, तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश में कुल क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल की खेती किया जाता है। चावल की प्राप्ति हेतु पैदावार तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अर्ध-उष्णकटिबंधीय अधिक है। 15. पनामा नहर का महत्व को लिखिए। उत्तर यह नहर पनामा में स्थल भूमध्य को काट कर बनाई गई है, जो प्रशांत महासागर तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर की तट पर कोकोलन से जोड़ती है। इसका निर्माण 1904 से प्रारंभ हुआ तथा 1915 को बनकर तैयार हुआ। यह नहर 80 मी. लंबी है, 12 मीटर गहरी और लगभग 90 मी. चौड़ी है। वर्तमान में नहर के विस्तार का कार्य सितंबर 2007 से प्रारंभ हो गई, जो 2014 तक पूर्ण हो जाने की संभावना थी। इस नहर से सर्वाधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। 16. उपग्रह संचार क्या है? उत्तर 1970 के दशक में प्रारंभ उपग्रह संचार प्रणाली का प्रयोग संचार मूल्य और समय में कमी आई है। अंतरिक्ष शोध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ द्वारा कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जिससे संचार के क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। भारत ने भी अंतरिक्ष शोध में अत्यधिक प्रगति की है। 17. कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बतावे। उत्तर कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो परिवार के सदस्य के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बहुत कम पूंजी लगती है तथा घर के लोगों को रोजगार मिल जाता है, जैसे पापड़ बनाना, बीड़ी बनाना आदि। लघु उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। इसमें पूंजी अधिक लगती है तथा कुछ मजदूर भी काम करते हैं, जैसे धानकुटी मशीन, तेल मशीन, आटा मशीन आदि। 18. अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर बतावे। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हम उसे कहते हैं जिसके तहत देश के अंदर से कुछ लोग दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं और वहां पर घर बना लेते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास उस प्रवास को कहते हैं जिसके तहत देश के अंदर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं।